हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब तक हमारी टोटल 5 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे जो हमारी कौन सी सीरीज है, 6 नंबर की सीरीज है। जैसे हमने 5 सीरीज में क्वेश्चन पढ़े थे मल्टीपल क्वेश्चन, उसी तरह से इस सीरीज में भी हम कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होगा। अब तक यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं आया है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन आए हो। आते हैं तो राजस्थान की कला व संस्कृति से आते हैं, इतिहास से अलग अलग आते हैं, या फिर उनमें शो नहीं किया जाता है कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक का है, कला का है या भूगोल का है, इतिहास का है। इसलिए मेरा ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए मेरा ये चैनल बहुत ही अधिक हेल्पफुल होगा। चाहे रीट हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, आरएस हो, या फिर आरपीएससी की कोई भी अदर एग्जाम हो। ओके सर, सब लोग तैयार हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस प्रसिद्ध नृत्य की नृत्यांगना है। श्रीमती जो फल्गुबाई थी राजस्थान के जो नृत्य हैं उनके प्रसिद्ध नृत्यांगना है। देखिए ऑप्शन देखें हम, तो ऑप्शन हमारे इसमें दिए हुए हैं कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, या फिर इंद्राणी जो नृत्य था उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, या फिर तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, या गिद्दड़ नृत्य की। बताओ स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कि ये किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे डिटेल से भी पूछा जाता है। यहाँ ये नहीं पूछा जाता है फल्गुबाई चरी नृत्य कहाँ का नृत्य है, लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, इनसे भी क्वेश्चन उठते हैं। हम डिटेल से पढ़ेंगे तो एक ही सेशन में हमारे कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चरी नृत्य जो राजस्थान में क्या होता है, नृत्य होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य होता है। तो चरी नृत्य कैसा नृत्य है, चरी नृत्य जो है वो राजस्थान का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और नृत्य जो होते हैं, जैसे एक तो अकेला व्यक्ति करता है उसे एकल नृत्य कहते हैं, युगल में होता है, दो दो व्यक्ति करते हैं, एक समूह में होते हैं, बहुत से लोगों के द्वारा किया जाता है। तो चरी नृत्य जो होता है वो एक सामूहिक नृत्य होता है, समूह में नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये उठता है चरी नृत्य से या अदर नृत्य जो भी होते हैं, कि किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसी कौन सी जाति की महिलाएं होती हैं जिनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। तो कौन सी जाति की महिलाएं होती है जिनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, तो गुर्जर और सेन समाज की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे ये नृत्य प्रचलित है, तो राजस्थान के जो अजमेर है और अजमेर किशनगढ़ जो है वहां पे ये प्रचलित नृत्य है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया सबको। अब हम नेक्स्ट इंडोनी नृत्य के बारे में पढ़ेंगे कि इंडोनी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इंडोनी नृत्य जो होता है वो किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो इंडोनी नृत्य जो होता है कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये क्या होता है, युगल नृत्य होता है। जैसे चरी सामूहिक नृत्य था वैसे इंडोनी क्या है, युगल नृत्य होता है। और इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है, गुलाबो बाई जो है इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ओके स्टूडेंट्स, और जो इसका अंचल रहा है वो कौन सा है, अजमेर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है तेरह ताली नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य जो होता है वो, जैसे हमने चेरी का पढ़ा, इंडोनी का पढ़ा, कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वैसे ही हम देखेंगे इसमें कि तेरह ताली जो नृत्य होता है वो कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो तेरह ताली जो नृत्य होता है वो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो होती है सर पर 13 मंजीरें बांध करके नृत्य करती हैं। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, मांगी बाई थी। जैसे चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। इंडोनी कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, गुलाबो बाई। और तेरह ताली जो नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई है। तो ये कहाँ, कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे ये प्रसिद्ध है नृत्य तेरह ताली, तो कहाँ पे प्रसिद्ध है, ये मेवाड़ में, बीकानेर में और मारवाड़ क्षेत्र में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गिद्धड़ नृत्य के बारे में। गिद्धड़ नृत्य जो है हमारा शेखावाटी क्षेत्र है, जो बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहां किया जाता है। ये भी क्या एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ऐसे पूछा जाए, ऑप्शन आपसे दिए हुए हैं, यही ऑप्शन दिए उसमें ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो हमारे चरी नृत्य, इंडोनी नृत्य, तेरह ताली नृत्य, गिद्धड़ नृत्य। तो हम इसमें क्या बताएंगे, गिद्धड़ नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और होली पर जो होली का उत्सव का माहौल होता है उसमें पुरुषों के द्वारा गिद्धड़ नृत्य किया जाता है। ओके स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ओके स्टूडेंट्स, आपको वापस समझाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, ऑप्शन देखते हैं हम इसमें। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, या फिर सरगासुली में जो कल हमने पढ़ा था, इस सेशन में सरगासुली किससे रिलेटेड है, बयाना दुर्ग में, या चोमू दुर्ग में।
तो ये तो हमने पढ़ लिया था, ये तो हमें क्लियर हो गया सीधा कि ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में डिटेल से अगर हम देखें तो क्या होता है, ये सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का, इसे जौहरगढ़ का दुर्ग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जौहरगढ़ का दुर्ग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि सरगासुली। सरगासुली अपने कल पढ़ा था, इसरलाट जो जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था, उसी का अन्य नाम क्या है, सरगासुली। किसका नाम है, इसरलाट का अन्य नाम क्या है, सरगासुली नाम है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग क्या होता है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, वाणासुर के नाम से। बै से वह बना लेंगे तो इसे किस नाम से जाना जाता है, वाणासुर के नाम से जाना जाता है। जब तक राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं बना था, तो जो बयाना दुर्ग है, ये एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग था। क्या था बयाना दुर्ग, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं बना था उससे पहले एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग था। इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, कौन से दुर्ग में स्थित है, हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, बयाना दुर्ग है। क्या है करेक्ट आंसर, बयाना दुर्ग है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पूछा जाए कि बयाना दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो भीमलाट। बयाना दुर्ग में विजय स्तंभ बनाया गया था, उसको भीमलाट के नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ कब बनाया गया, तो कब बनाया गया था, 363 ईस्वी में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, राजा विष्णुवर्धन पुंडरीक के द्वारा बनाया गया था। अब हम क्या, ये नाम तो अपना सुना हुआ नहीं है, राजा विष्णुवर्धन पुंडरीक, तो इससे रिलेटेड हम नाम सुनेंगे तो इसमें पता चलेगा कि हमारा ये नाम तो सुना हुआ है। तो जो राजा विष्णुवर्धन पुंडरीक थे वो कौन थे, समुद्रगुप्त के सामंत राजा थे। क्या थे, समुद्रगुप्त जो थे उनके सामंत राजा थे। ओके स्टूडेंट, चौमुद्रक जम्मू में है। जिन्होंने सी आंसर किया उन बच्चों का क्या होगा, उन स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है। संत दादू व उनके शिष्य जो थे उनकी रचनाएं किस भाषा में है। ऑप्शन हम देखते हैं इसमें कि मेवाड़ी भाषा में है, या ढूंढाड़ी भाषा में है, या फिर मारवाड़ी भाषा में है, या गोडवाड़ी भाषा में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या होगा कि संत दादू ने जो रचनाएं लिखी थी वो किस भाषा में है, ढूंढाड़ी भाषा में। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर क्या है, बी, जिसमें क्या है, ढूंढाड़ी। संत दादू के द्वारा लिखी गई रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई हैं। ये तो पढ़ लिया हमने कि ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाषा लिखी रचनाएं कौन सी लिखी गई थी, उनके नाम क्या है। अभी ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है स्टूडेंट्स कि ढूंढाड़ी भाषा तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये उठाए कहाँ से गए हैं, इसकी रचनाएं कौन सी है, संत दादू कौन थे। ओके, तो रचनाएं जो लिखी गई अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स सब लोग। दादू दयाल री वाणी, फर्स्ट क्या है, दादू दयाल री वाणी, और सेकंड क्या है, दुआ हरडे वाली। तो दोनों रचनाओं के नाम क्या है, दादू दयाल री वाणी और दुआ हरडे वाली। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम संत दादू जी के बारे में देखते हैं। संत दादू जी जो है इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट, संत दादू को क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। संत दादू के द्वारा क्या जगह जगह पर सत्संग किए जा रहे थे, और उन सत्संग स्थल जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सत्संग जहाँ किए जाते हैं उस सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है, अलग दरीपा कहा जाता है। जब दादूपंथ संप्रदाय बनाया गया तो उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, सांबर में की गई, और कब की गई, 1574 में। कहाँ की गई थी, सांबर में, और कब की गई, 1574 में। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेक्शन फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठूसी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरू आदि आभूषण संबंधित है। तो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आभूषण से रिलेटेड आते हैं, वो महिलाओं से हो या पुरुषों से, कोई ना कोई एक आभूषण पूछा जाता है। तो हमें आभूषण को डिटेल से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कि ठूसी, बड़ा मोहरन, मंडली, हार्लो आदि आदि आभूषण संबंधित है। शरीर का कौन सा अंग है जिससे संबंधित है, ऑप्शन देखें, कान से, गले से, हाथ से, या पैर से। तो किससे संबंधित होते हैं, जो ये आभूषण है वो गले में पहने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना है सबको, ठूसी, बड़ा मोहरन, मंडली, हार्लो गले के आभूषण हैं। जिन्होंने बी आंसर किया उनका आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई। मीनाकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी उठता है।
इसकी कलाएं हैं मीनाकारी बहुत सारी, उनसे भी उठते हैं। इसके अलावा किसके द्वारा लाई गई, ये भी क्वेश्चन उठता है। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन हम देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि किसके द्वारा लाई गई। तो देखते हैं हम ऑप्शन हमारे क्या दिए गए, गत सिंह के द्वारा, या फिर मान सिंह के द्वारा, या जसवंत सिंह के द्वारा, या फिर किसके द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो किसके द्वारा लाई गई थी मीनाकारी कला? मीनाकारी कला किसके द्वारा लाएगी, मान सिंह के द्वारा लाएगी। किसके द्वारा लाएगी स्टूडेंट, मान सिंह के द्वारा लाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, मान सिंह करेक्ट। मीनाकारी, मैं से मीनाकारी, मैं से मान सिंह। इसको भी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसकी डिटेल पूछी जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की जो मीनाकारी है वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध मीनाकारी है। मीनाकारी होती क्या है, अब दिमाग में जैसे ही आता है कि मीनाकारी होती क्या, नाम तो हमें आगे क्वेश्चन भी हमने रट लिया, आंसर भी हमें पता चल गया, बट मीनाकारी होती क्या है? इसमें क्या होता है, जैसे आभूषण होते हैं उन पे क्या सजावटी कलाएं की जाती हैं। ये क्या होती है, कलात्मक क्रिया होती है। आभूषण होते हैं, बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, उन पे क्या मीनाकारी कलाएं की, कलात्मक कार्य की जाती हैं। इसमें क्या, तो असली जो इनामल होता है उसका यूज किया जाता है। उसकी जब कलाकारी की जाती है तो ऐसे लगता है जैसे रियल में ये मणि हो, मणियों जैसे खूबसूरत रंग पैदा करते हैं। मणि जो होते हैं उनका जैसा खूबसूरत ये रंग पैदा करते हैं। इसके अलावा जो मीनाकारी, प्रसिद्ध मीनाकारी है वो कौन सी है, थेवा कला। इसमें क्या होता है कि कांच पर श्रवण की मीनाकारी की जाती है। इससे क्वेश्चन होता है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध मीनाकारी है? तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध मीनाकारी है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मीनाकारी है थेवा कला। और हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, जैसे हमारे ऑप्शन आएंगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम ये बता दूं कौन कौन सी मीनाकारी है। तो कौन कौन सी, एक थेवा कला है, एक कुंडल कला है, थर्ड है कोफ्तगिरी, और फोर्थ क्या है, तहनीसा। फोर जो मीनाकारी है बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें से मोस्ट क्या है, थेवा कला, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। इसमें किस पे मीनाकारी की जाती है, कांच के जो बर्तन होते हैं, कांच का जो भी कुछ बना हुआ होता है उस पर संवरण की मीनाकारी की जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस कवि ने अंग्रेजों को मूलक मीठा ठग की संज्ञा दी है? अंग्रेज हमें मीठे बन के ही तो ठगते थे, तो किस कवि ने अंग्रेजों को मूलक मीठा ठग की संज्ञा दी है? ऑप्शन हम देखेंगे, किसने दिए, कवि हुलसी ने दिए, या फिर कवि सूर्यमल मिश्र ने दिए, सी ऑप्शन हमारा दिया बस कवि दलजी ने दी है, डी ऑप्शन है कवि शंकरदास ने दी है। तो किसने अंग्रेजों को मूलक मीठा संज्ञा दी है? कौन ऐसे कवि थे जिन्होंने संज्ञा दी, कौन से थे, बताइए स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। कौन है इसमें, कवि शंकरदास जो है उन्होंने अंग्रेजों को मूलक मीठा ठग की संज्ञा दी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, हाली सिक्का जो अमेर रियासत में चलता था किसने चलाया था? हाली एक बहुत सारे पुराने समय में क्या राजाओं के द्वारा अपने सिक्के चलाए जाते थे। किसी के द्वारा अपनी पत्नी का उसमें चित्र बना दिया जाता था, किसी के द्वारा किसी अपने राजा का नाम बना दिया जाता, या फिर अपनी कोई भी चीज रिलेटेड थी उससे उन पे सिक्के बनाए जाते थे। सिक्कों पर क्या वो कला की जाती थी। तो एक सिक्का उसमें था, उनके नाम भी रख दिए जाते थे अलग अलग। तो उसी में एक सिक्का क्या था, हाली सिक्का था, जो आमेर कहाँ चलता था। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि हाली सिक्का कहाँ चलता था, आमेर रियासत में चलता था। और किसने चलाया था? तो ऑप्शन हम देखेंगे कि माधो सिंह ने चलाया, या राम सिंह ने चलाया, या फिर माधो सिंह ने चलाया, या मान सिंह ने चलाया। तो किसने चलाया था? ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा है, बताओ स्टूडेंट। तो माधो सिंह जो थे उन्होंने आमेर जो रियासत थी उसमें क्या चलाया था, हाली सिक्का चलाया था। माधो सिंह ने हाली सिक्का आमेर रियासत में चलाया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट और 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? अब हमें यहीं से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है कि जोधपुर प्रजामंडल कब बनाया गया था। क्वेश्चन उठते हैं कि जोधपुर प्रजामंडल कब बनाया गया, इसका स्थापना किसके द्वारा की गई, इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना कब की गई, और अदर डिटेल से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे और स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें एक तो यहीं से कंप्लीट हुआ अपना क्वेश्चन कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938 में। इसका नाम परिवर्तित करके अन्य क्या रखा गया? ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या नाम रखा गया, मारवाड़ लोक परिषद, या मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम अगर इनमें से कोई नहीं भी हमारा आंसर आता है तो हम डिटेल में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या रखा गया। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जोधपुर प्रजामंडल जो उसका नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया था, मारवाड़ लोक परिषद। अब हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि इसका नाम मारवाड़ लोक परिषद क्यों रखा गया?
आपको बताना है कि जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर मारवाड़ लोक परिषद क्यों रखा गया। तो मैं बताती हूँ आपको कि ऐसा कुछ समय आ गया था जिसमें ये होता कि इसको बंद किया जाए, मारवाड़ जो लोक परिषद है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो क्या हुआ था कि मारवाड़ में एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया था मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा। क्या रखा गया उस सभा का नाम? मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा। क्योंकि इसमें प्रतिबंध लगाया जा रहा था, मारवाड़ जो प्रजामंडल था उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। तो इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाए इसके लिए क्या किया गया, एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रणछोड़ दास घटानी ने। क्वेश्चन आ सकता है कि मारवाड़ अधिकार रक्षक की सभा का गठन किसने किया और कब किया और क्यों किया गया, और इसकी अध्यक्षता किसने की? रणछोड़ दास घटानी ने की। तो इसका नाम चेंज करके उस समय मारवाड़ लोक परिषद रख दिया गया, क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल को बंद किया जा रहा था तो गठन किया गया और लोगों ने रखा कि इसको रखा जाए ये प्रजामंडल, तो इसका नाम रख के चेंज कर दिया और क्या रख दिया गया? मारवाड़ लोक परिषद। ओके स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। तो गुर्जर प्रतिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इतिहास का चैप्टर। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। ऑप्शन हम देखेंगे क्या थी। गुर्जर जो प्रतिहार थे उनकी राजधानी गुजराता थी, मंडोर थी, मेड़ता थी, क्या कन्नौज थी। तो उनकी राजधानी कौन सी थी? मंडोर राजधानी थी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी आंसर, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडोर थी। अब आपसे ये पूछा जाए जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 725 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार की स्थापना की गई थी। अब हमारे एक देवियों से क्वेश्चन उठता है एग्जाम्स में, तो वो इससे रिलेटेड है एक देवी, वो कौन है? चामुंडा देवी। चामुंडा जो माता है वो बहुत ही प्रसिद्ध माता है और वो किन की कुल देवी मानी जाती है? गुर्जर जो जाति के लोग हैं उनकी मानी जाती है। इसके अलावा ये पूछा जाए कि चामुंडा माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में प्रसिद्ध है? कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में? जोधपुर जिले में है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, कौन कौन सी राजधानी बनाई थी? मंडोर बनाई थी, भीनमाल बनाई, उज्जैन बनाई और कन्नौज बनाई। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट उनमें कौन सी थी? मंडोर थी। कितनी राजधानी बनाई थी? 4। कौन सी थी? मंडोर, भीनमाल, उज्जैन व कन्नौज बनाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन भीनमाल का क्या है? नाम चेंज कर दिया। अब नाम चेंज करते हैं, सबके ये दिमाग में आ रहा होगा कि नाम किसने चेंज किया, क्यों चेंज किया? तो चीनी यात्री हैंसो जब इंडिया आए तो इन्होंने भीनमाल पहुंचे, तो भीनमाल पहुंचने के बाद इन्होंने भीनमाल का नाम क्या रख दिया? पीली भोलो नाम रख दिया। स्टूडेंट्स, आपको ये याद भी रखना है कि पहले ऐसे कौन से यात्री चीनी यात्री थे जो इंडिया में अपने आए थे यहाँ पे, तो वो कौन से थे? ह्वेनसोंग थे। इसके अलावा उन्होंने भीनमाल का नाम क्या रखा था? तो क्या नाम रखा था? पीली भोलो नाम रखा था। आपको ये याद रखना है कि क्या नाम रखा था? पीली भोलो नाम रखा था। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है कि पहला शासक तो नागभट्ट प्रथम था, लेकिन जब इसका पतन हुआ, कैसे गुर्जर प्रतिहार वंश आया, कैसे खत्म हो गया? तो प्रतिहार वंश की स्थापना तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा 725 ईस्वी में की गई, लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। और 1093 ईस्वी में इस शासक जो गुर्जर प्रतिहार वंश था इसका अंत हो गया था और ये यही खत्म हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होंगे और आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए, क्योंकि हम ये पहले के सेशन में ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए आंसर क्या होगा? मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, पहले आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? कौन थे मेवाड़ के शासक? स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, राजस्थान में भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है और जिसे भारतीय मेरूनो कहा जाता है? ऐसा क्या था उस भेड़ में जिसके कारण उसे भारतीय मेरूनो कहा गया? ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसे कहा जाता है। तो कौन सी थी वो? सोनाड़ी थी या फिर चोकला थी या जैसलमेरी थी या फिर जोधपुरी थी? तो ये सभी क्या थी? भेड़ की नस्ल ही है। सोनाड़ी भी क्या है? भेड़ की नस्ल है। चोकला भी भेड़ की नस्ल है। जैसलमेरी भी भेड़ की नस्ल है। और जो जोधपुरी है वो भी क्या है? भेड़ की नस्ल है। तो इसकी जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो कौन सी है जिसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है? बताओ स्टूडेंट्स। तो कौन सी है वो? चोकला जो है
सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी है और इसे भारतीय मेरूनो भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी जो ऊन होती है चोकला भेड़ की, वो क्या होती है, जो सभी भेड़ की ऊन है उनसे क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। और ये कहाँ के क्षेत्र में पाई जाती है, ये पूछा जाए कहाँ होती है, तो शेखावाटी क्षेत्र में होती है। अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे छापर या शेखावाटी भेड़ में भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अलावा ये बीकानेर और नागौर जयपुर में भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जैसलमेरी जो भेड़ होती है वो हमें क्या करती है, जैसलमेरी ऑप्शन में दिया हमारे सी ऑप्शन में, तो जैसलमेरी जो भेड़ होती है हमें सर्वाधिक ऊन देती है। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक भेड़ कौन सी होती है, वो जैसलमेरी भेड़ ही होती है। इसके द्वारा 50% जितनी भेड़ पाए जाते हैं उनकी 50% कौन सी भेड़ पाई जाती है, जोधपुरी भेड़ पाई जाती है। 50% कौन सी भेड़ पाई जाती है, जोधपुरी भेड़ पाई जाती है। और जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अन्य भेड़ों से क्या होती है, अच्छी होती है। जैसलमेरी भेड़ जो होती है वो तो क्या करती है, हमें सर्वाधिक ऊन देती है। लेकिन जोधपुरी भेड़ जो होती है वो क्या करती है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक पाई जाती है। और इसके अलावा ये क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ें देखें तो कौन सी भेड़ें पाई जाती हैं, जोधपुरी भेड़ें पाई जाती है। जितनी भेड़ें पाई जाती है उनकी 50% ये पाई जाती है। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि सोनारी। सोनारी को जो होती है वो हम देख के उसको पहचान सकते हैं कि उसके कान जब वो चढ़ती है जमीन पे तो उसके कान क्या होते हैं, जमीन को टच करते हैं, कानों की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये कैसी नस्ल की भेड़ है, और सोनारी नस्ल की भेड़ है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ होती है, क्या होती है, बूंदी में होती है, झालावाड़ में, कोटा में और उदयपुर में पाई जाती है। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सोनारी भेड़ को अन्य चनोथर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, वो क्या है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। क्या क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है, अविका नगर, कोटा, राजस्थान में है। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ है, अविका नगर, कोटा, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान राज्य की 12 नदियां कौन सी हैं, बताना। ये ऑप्शन देखिए क्वेश्चन, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा है कि 12 नदियां कौन सी, तो कौन सी नदियां हैं, बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। चंबल जो और माही नदियां जो है वो क्या है, 12 नदियां हैं। निम्न में से राजस्थान की 12 नदियां कौन सी है, चंबल और माही नदियां हैं जो राजस्थान की क्या है, 12 नदियां हैं। और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है का आंसर भी करेक्ट होगा और उनको 1 मार्क मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। जो गुरु शिखर है वो क्या है, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, हमें ये बताना है कि ऊंचाई कितनी है। तो जो अरावली पर्वतमाला देखें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ये तो इसमें तो क्या दिया, फिट में दिया हुआ, इसमें मीटर में भी आ सकता है। मीटर में कितनी होती है, 1722 मीटर होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान में रखना है, कई बार 1722 मीटर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये राजस्थान के कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है, सिरोही के जिले में, माउंट आबू में स्थित। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5650 फीट। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसमें फिट में भी आ सकता है और मीटर में भी लंबाई आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों को बचाने हेतु प्राणसर करने हेतु प्रसिद्ध खेजड़ली गांव जो था। वृक्ष जो थे, क्वेश्चन समझते हैं हम, वृक्ष जो थे उनको बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया। कौन से गांव में किया गया था, खेजड़ली गांव में किया गया था। ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा राजस्थान के किस जिले में था। खेजड़ली गांव जो है राजस्थान के किस जिले में है, तो खेजड़ली गांव जो है वो राजस्थान के किस जिले में, बीकानेर जिले में है, या फिर जोधपुर जिले में है, या बाड़मेर जिले में है, या फिर नागौर जिले में। तो कौन से जिले में खेजड़ली गांव है, तो जोधपुर जिला जो है अपना, उसमें क्या है, खेजड़ली गांव है। ओके स्टूडेंट्स, आंसर क्या होगा हमारा, जोधपुर। अब देखते हैं कि खेजड़ली गांव वृक्षों को बचाने के लिए कैसे प्रसिद्ध हुआ। गांव तो और भी हैं जहाँ खेजड़ी भी होती है, लेकिन ये गांव खेजड़ली ही क्यों प्रसिद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ था कि 1730 ईस्वी में खेजड़ी जो वृक्ष थे उनकी रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के लोग आगे आए थे। जोधपुर के राजा ने क्या महल बनाना स्टार्ट किया, तो उनको ये बताया गया है कि में ईंधन का यूज किया जाए, तो उन्होंने अपने सैनिकों को खेजड़ी गांव में भेजा। तो वहां के लोगों ने, वहां खेजड़ी गांव में किस समाज के लोग रहते थे, बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया कि हम अपना पेड़, यहाँ के पेड़ नहीं काटने देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो महिला आगे आई थी बिश्नोई समाज की महिला, वो कौन थी, अमरता देवी थी। और ये कब हुआ था, 1730 ईस्वी में हुआ था। और उन्होंने विष्णु अपने जो विष्णु समाज के महाराज थे उनका नाम लेते हुए, उनका नाम क्या था, जम्बूजी महाराज था, कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। उस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान बहुत से लोग मारे भी गए थे। ओके स्टूडेंट्स,
विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? अब क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? जम्बोजी महाराज थे। और जो खेजड़ी होता है उसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है एक, तो एक से क्या कहा जाता है? राजस्थान रेगिस्तान का गौरव या कलम वृक्ष कहा जाता है। एक क्वेश्चन जनरल साइंस में हमसे पूछा जा सकता है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक क्या बोटनिकल नेम क्या होता है? क्या होता है? प्रोसेसिव सिंडेरिया। स्टूडेंट्स, क्या होता है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम? प्रोसेसिव सिंडेरिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देश में राजस्थान राज्य का चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं कि चूना पत्थर की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है, या फिर दूसरा स्थान है, या चौथा स्थान है, या डी ऑप्शन में तीसरा स्थान है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में हम देखें कि राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र जो होते हैं वहां पे चूना पत्थर का उत्पादन होता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? चूना पत्थर तो हमने राजस्थान में बना लिया और लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। मोस्टली देखा जाए तो कहाँ होता है? याद रखना, आपको ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है ये भी कि जैसलमेर में, नागौर, जोधपुर और पाली में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है। और हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? चूना पत्थर तो हम बना लेते हैं, उसके अलावा उसके बाद उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सीमेंट उत्पादन में करते हैं। किसमें करते हैं? सीमेंट उत्पादन में। रासायनिक उद्योगों में करते हैं। इसके अलावा लाइम जो बर्निंग होती है उसके लिए हम चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राजस्थान राज्य का चूना पत्थर में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रता के क्रम में निम्न में से सबसे पहला कौन आता है? यदि प्रोटोकॉल के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहला कौन आता है? ऑप्शन हम देखते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल आते हैं, या फिर उप प्रधानमंत्री आते हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, या फिर माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं। तो अग्रता की प्रोटोकॉल के अनुसार देखा जाए तो अग्रता के क्रम में हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अग्रता के क्रम में कौन आते हैं? माननीय राजस्थान के राज्यपाल आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने ए आंसर किया उनका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तहसीलदार की सहायता निम्न में से कौन करता है? इसमें हमारे ऑप्शन दिए होंगे कि जब तहसीलदार वर्क करता है तो उसमें कौन कौन से उसके नीचे के लोग होते हैं, ऊपर कौन लोग ऐसे होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, उनके सहायक कर्मी कौन होते हैं? तो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं इसमें, नायब तहसीलदार होता है, या फिर पटवारी है, सी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें कानूनगो, या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? तहसीलदार की सहायता निम्न में से कौन करता है? तो आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स? उपरोक्त सभी। तहसीलदार की सहायता नायब तहसीलदार भी करता है, पटवारी भी करता है और कानून को भी करता है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का जो न्यू जिला बनाया गया 33वां जिला है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। किस कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया था? राजस्थान का जो 33वां जिला बनाया गया वो किस कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया? तो किस कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया वो तो अपन ऑप्शन में देखेंगे। तो किस कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया? रमेश चंद कमेटी की, या फिर परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर, या शिवराज सिंह कमेटी की सिफारिश पर, या हेमंत सिंह के साथ? किस कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया? परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया। ओके स्टूडेंट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पे। अब ये क्या किस संभाग में आता है? अब संभाग से पूछ लिया जाए क्वेश्चन की कौन से संभाग में प्रतापगढ़ जिला आता है, तो कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। इसे क्या कहा जाता है? कांठल प्रदेश भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? कांठल प्रदेश भी कहा जाता है। आज हमने पढ़ा था कि राजस्थान का कौन सी मीनाकारी प्रसिद्ध है? बताइए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन आज ही हमने पढ़ा है, जल्दी बताइए कौन सी? तो थेवा कला जो है उसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। थेवा कला की जो मीनाकारी है उसके लिए प्रसिद्ध है। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन आया कि प्रतापगढ़ जिला बनाया तो गया, लेकिन कब बनाया गया और इसमें यथावत कार्य कब किया गया? तो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बनाया गया और राजस्थान का अंतिम जिला है ये, जो अभी न्यू बनाया गया 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को। और यथावत इसमें कार्य कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को। स्टूडेंट दोनों डेट को याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को। और इसमें यथावत रूप से कार्य कब शुरू हुए थे? 1 अप्रैल 2008 से इसमें कार्य शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट और 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऑप्शन हम दिए हैं, देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ जिला है, या फिर हनुमानगढ़ जिला है, या श्री गंगानगर जिला है, या सीकर जिला है।
तो कौन सा ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये तो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ये पूछा राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, तो वो कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। और सबसे कम किस जिले का क्षेत्रफल है? तो वो कौन सा है? धौलपुर जिला है। ये तो हमने ऑप्शन हमने दिए हुए थे, तो उसके हिसाब से ये पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं क्षेत्रफल का चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि किस जिले का कितना क्षेत्रफल होता है। इसमें ये जरूर नहीं है कम या अधिक वाले ही हमसे पूछे। जिस ये क्वेश्चन पूछा गया चित्तौड़ हनुमानगढ़ देवी, अगर हमें सबके याद नहीं होंगे क्षेत्रफल, तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे अधिक किसका होता है? जैसलमेर का। सबसे कम होता है धौलपुर का। जैसलमेर का कितना है? 38,401 और धौलपुर का कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पूछा जाए कि राजस्थान की आकृति कैसी होती है, इसका क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा जिलों की आकृति भी पूछी जाती है। तो राजस्थान की आकृति कितनी कैसी होती है? पतंगाकार होती है। अब ये आता है कि राजस्थान का हमने क्षेत्रफल ज्यादा और कम तो पढ़ लिया, लेकिन राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना होता है? तो टोटल क्षेत्रफल कितना होता है? 3,42,239 किलोमीटर होता है। कितना होता है टोटल क्षेत्रफल? 3,42,239 किलोमीटर होता है। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन भी है ये। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया। हमने अध्यक्ष के क्वेश्चन पढ़े हैं अभी तक, प्रथम कौन चुना गया, अभी कौन है? तो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं हम। नरोत्तम लाल जोशी को, के आर नारायण को, या फिर लाल सिंह सत्तावत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं भी होता है तो हम उसको देखेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन है? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। अगर वर्तमान में करंट के क्वेश्चन पूछा जाए, करंट में ये क्वेश्चन आए कि राजस्थान के वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो कौन थे? राजेंद्र सिंह। जो कहाँ है? विधायक, कहाँ की विधायक है? शाहपुरा विधायक है, शाहपुरा के विधायक राजेंद्र सिंह वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हमें याद रखना है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। ओके स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट हो। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इसी तरह आप पढ़ते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच।